देखिए, चैप्टर्स का जो नाम है वो है टेक्निक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको हम लोग एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कैसे किया जाता है? पिछले साल का डाटा को करंट ईयर के डाटा से कंपेयर किया जाता है। आप भी कंपेयर करते हैं। 10 में जो मार्क्स लाए हैं आप, 12 में जो मार्क्स लाएंगे, आप कंपेयर करेंगे कि आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। तो कोई भी कंपनी यही काम करता है, वो भी देखता है डाटा को यूज करके इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ, यूजुअली डन किस लिए करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपेयर कैसे किया जाता है? सभी चीज का किया जाता है। जब आप पीएल अकाउंट बनाते हो तो पीएल अकाउंट में क्या क्या रहता है? जनरली ओपनिंग यहां पर देखते हैं, सारे खर्च रहते हैं, लिख के दिखाएं तो आपको ठीक रहेगा। सारे एक्सपेंस इधर लिखते हैं हम लोग, इधर में आप इनकम को लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है तो होता ही है, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है आपका। अब कंपेयर करेंगे, मान लीजिए ये 2010 का नेट प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 1 लाख। 2011 का आप फिर बनाएंगे, मान लीजिए वहां पर नेट प्रॉफिट आया, मान लीजिए 1,50,000। तो आप कंपेयर करेंगे तो आपने क्या देखा कि आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया, कितना से? तो कंपेयर करने से ना पता चला। इसलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है तो देखेंगे, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये आपके फिनेंशियल डाटा है जिससे लोग कंपेयर करते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, यानी इस चैप्टर में जो टॉपिक्स है वो क्या क्या है। तो पहला है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, यह भी हम लोग देखेंगे। और थर्ड वन इज ट्रेंड एनालिसिस। तो देखेंगे ये सारे के सारे हम लोग देखेंगे। उसके पहले एक बात बता दें आपको, अगर अभी तक आप माथुर सर क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। माथुर सर क्लासेस में आपको क्लास 11 से लेके आपको सीए तक के सारे सम्स मिल जाएंगे। अगर साथ ही साथ बहुत ही सिंपल वे में आप अपने फ्रेंड को जरूर रेफर करिए, मेरा जो माथुर सर क्लासेस यूट्यूब में है। ओके, अब आते हैं हम लोग वापस इसी चैप्टर में, और इस चैप्टर में हम लोग अभी आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। क्या करेंगे हम लोग, इसके बारे में जानेंगे, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट किसको बोलते हैं इसके बारे में जानेंगे, इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। सारे चीजों का फॉर्मेट तैयार करने के बाद तब हम लोग सम्स में जाएंगे। ठीक है, तो ओके, अब आप हेडिंग दो, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। हम भी इसको मिटा रहे हैं और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट हम भी हेडिंग दे रहे हैं। कॉम्परेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? बोल रहा है कॉम्परेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कॉम्परेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मीनिंगफुल जो है हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है। कहां से? जब हम लोग कंपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, पीएल। इनकम कहां से आता है, पीएल से। एंड कंपेयर किसका करते हैं, बैलेंस शीट का। अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में समझना चाहते हैं तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, ये जो भी हम आपको बता रहे हैं कॉम्परेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ट्राई टू एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन टू अमाउंट। 2 साल का अमाउंट, 2 साल के फिगर का हम लोग लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स में बी प्रिपेयर्ड टू इंडिकेट चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म्स और चेंज इन रिलेटिव टर्म्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म्स क्या है और चेंज इन रिलेटिव टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले देख लो, चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, डिफरेंस इन टू फिगर्स। 2 फिगर, 2 अमाउंट का चेंजेज को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म्स। और रिलेटिव टर्म्स, परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ रेशियो में या टोटल्स में हम लोग दिखाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
रिलेटिव चेंज। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं, इसको ऊपर मिटा रहे हैं थोड़ा सा। बोलना शुरू करें। देखो अभी हमने आपको क्या बताया था, चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स डिफरेंस इन टू फिगर। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सेल्स जो है 10 में 1 लाख था, बट 2011 में 1.5 लाख हो गया। तो डिफरेंस इन टू फिगर, फिगर का डिफरेंस कितना हुआ, 50,000। तो ये जो फिगर का आप डिफरेंस लेते हैं इसको एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं। लेकिन अगर आप रिलेटिव टर्म्स बोलेंगे तो परसेंटेज चेंज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव टर्म्स। मतलब ये जो है ये हम आपको क्या बता रहे हैं, रिलेटिव टर्म्स। ये हम क्या चीज का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव टर्म्स। रेशियो में दिखाएंगे, परसेंटेज में दिखाएंगे, कम परसेंटेज में दिखा रहे हैं। देखो 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 1.5 लाख। कितना बढ़ा, 50,000। यानी पहले 1 लाख था फिर 1.5 लाख हो गया, 50,000 बढ़ गया। डिफरेंस ले लिए, 1 लाख रुपया हम लोग ले लिए पिछले साल का, तो कितना परसेंट बढ़ा, 1.5 गुना हुआ कि नहीं, यानी 50% बढ़ गया। 1 लाख था, 1 लाख का 50% 50,000। तो हम अगर बोलेंगे बताओ कितना परसेंट बढ़ा, परसेंट, तो आप परसेंट कैसे निकालोगे, डिफरेंस लोगे अमाउंट का और पिछले साल का जो बेस है उसको लोगे, तो अपने आप निकल गया कितना, 50%। तो देखेंगे अगर परसेंटेज चेंज में अगर दिखाते हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव टर्म्स बोलते हैं, और अगर अमाउंट में दिखाते हैं तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं। क्लियर हुआ बात, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट इन विच डाटा आर कन्वर्टेड, रिपोर्टेड छोड़िए, डाटा आर कन्वर्टेड इनटू परसेंट टू सम कॉमन बेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पीएल अकाउंट है या बैलेंस शीट है वही ना डाटा हुआ, उस डाटा को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, परसेंटेज में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो डाटा आपके पास है, अगर उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कॉमन साइज होता है। अब क्या बेस लेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ और उसका अगर कॉमन साइज बोल रहा है बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिया हुआ है और उसका कॉमन साइज अगर बोल रहा है बनाने के लिए, तो हम लोग बेस क्या लेंगे, नेट सेल्स। और अगर मान लीजिए बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसका कॉमन साइज अगर बोल रहा है बनाने के लिए, तो हम लोग क्या लेंगे, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, उसी को बेस ले लेंगे, उसी से सबको डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कॉमन साइज को फिर से डिफाइन किया गया है। ए कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ए टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब पीएल, उसको एनालिसिस करते हैं, बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं, पीएल को एनालिसिस करते हैं, इन विच ऑल एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब सर इसका मतलब, अरे बैलेंस शीट में क्या क्या एलिमेंट्स रहेगा, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, कैपिटल, रिजर्व, है ना, करंट एसेट्स है तो करंट लायबिलिटी रहेगा, ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। बोलता है जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑफ टोटल एसेट्स एंड नेट सेल्स। अब देखेंगे कॉमन साइज का कितना नाम है, कॉमन साइज का कितना नाम है, तो देखिए अभी हम लोग इसके पहले याद कीजिए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले थे, जिसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला गया था। क्या बोला गया था, इसको देखेंगे कॉमन परसेंट बोला जाता है। अगर कॉमन परसेंट बोलेगा तब भी यही बात है, लेकिन ज्यादा से कॉमन साइज यूज होता है, ठीक है ना। देखो 100% स्टेटमेंट भी इसी को बोला जाता है। वर्टिकल उधर हॉरिजॉन्टल इधर वर्टिकल, और फिर स्टैटिक्स स्ट्रक्चरल, बहुत सारे नाम है। अब इसका हम लोग एक काम करते हैं, एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है। थोड़ा एक एग्जांपल लीजिए।
देखो, अभी हम आपको कॉमन साइज जो स्टेटमेंट बोल रहे थे कि परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं हर एक एलिमेंट को, चाहे वो बैलेंस शीट में हो या पीएल में हो, तो हर एक एलिमेंट को जो हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं उसका एग्जांपल दे रहे हैं। देखो, कॉमन साइज बैलेंस शीट रेशियो कैसे होता है? अमाउंट ऑफ एन आइटम, कोई भी एक आइटम, जैसे फिक्स एसेट्स का, करंट एसेट्स का, कैपिटल का, वो आइटम ऊपर लिखेंगे, टोटल एसेट्स नीचे डाल देंगे। जैसे बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स कितना दिख रहा है बोलिए, और टोटल एसेट्स कितना दिख रहा है? तो हम फिक्स एसेट्स को बोलेंगे कि आप बैलेंस शीट में शो करो परसेंटेज में, तो आप कैसे करेंगे? बढ़िया से समझेंगे। हर एक आइटम को, हर एक एलिमेंट को हम लोग परसेंटेज में डालते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया। तो अगर हम बोलेंगे कि मेरा बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स 4 लाख दिख रहा है और टोटल एसेट्स 10 लाख दिख रहा है, तो फिक्स एसेट्स को बैलेंस शीट में आप परसेंटेज में दिखाओ, तो आप आराम से दिखा सकते हैं। आउट ऑफ 10 लाख 4 लाख का फिक्स एसेट्स से मतलब 40% हुआ। कैसे हुआ? तो जो यहां पर आइटम फिक्स एसेट्स का आइटम 4 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट्स 10 लाख, परसेंट में कर रहे हैं तो 40% हुआ कि नहीं? ये फॉर्मूला हुआ एक तरह से कि जो भी आइटम बोलेगा उस आइटम को ऊपर में लिख देना, नीचे में टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी को लिख देना, क्योंकि बैलेंस शीट में तो दोनों तरफ इक्वल होता है ना। अगर हम बोलेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इनकम मतलब ये पीएल, तो सेम वही जो वहां पर है, टोटल अमाउंट एक एक आइटम का और डिवाइड बाय टोटल सेल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि रेंट जो है वो पीएल में कितना है, बट टोटल सेल्स कितना है 20 लाख। तो रेंट को हम लोग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे? तो आइटम 2 लाख, यहां पर 20 लाख, तो कितना परसेंट हुआ? क्योंकि 20 लाख और यहां 2 लाख है, तो 20 लाख का 10% 2 लाख हुआ, तो परसेंटेज में। तो इसी को बोला जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। वहां पर आपने क्या देखा था? वहां पर देखा था इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे कॉम्परेटिव में अमाउंट को लिखते हैं। क्या करते हैं? अमाउंट को लिखते हैं, और यहां पर हम उसको परसेंट में लिखते हैं। क्लियर हो गया? 2 क्लियर। अब तीसरा क्या बच गया? ट्रेंड। ट्रेंड एनालिसिस। एक्चुअली देखेंगे जी, ट्रेंड एनालिसिस टाइम सीरीज का एक पार्ट है। जब स्टैटिक्स में लोग टाइम सीरीज पढ़ते हैं तो वहां पर ट्रेंड जरूर पढ़ते हैं। इट इज ए टेक्निक। ट्रेंड क्या है? टेक्निक है वेयर टाइम इज एनालाइज्ड टू फोरकास्ट फ्यूचर। फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए हम लोग टाइम को कंसीडर करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस इज यूजुअली यूज्ड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम में एक फर्म कैसा परफॉर्म कर रहा है, हर समय तो एक जैसा नहीं करेगा ना, उसमें ट्रेंड अप भी हो सकता है, ट्रेंड डाउन भी हो सकता है, उसी को हम लोग कंपेयर करते हैं। हियर डाटा ऑफ एवरी पीरियड इज एक्सप्रेस। यहां पर भी डाटा जितने भी साल का दिया रहता है एज ए परसेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग डाटा इन द फर्स्ट पीरियड। हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज में देखते हैं, बट जो फर्स्ट पीरियड का जो डाटा है उसको हम लोग बेस लेते हैं। Hence, the first period is known as base period. फर्स्ट पीरियड को हमेशा हम लोग कंसीडर करेंगे, तभी कंपेयर करके कितना बढ़ रहा है या घट रहा है चलता जाएगा। ट्रेंड परसेंट निकालने का तरीका क्या है? करंट पीरियड और यहां पर बेस, हमेशा यहां पर बेस। मान लीजिए अगर 2010 का दिया हुआ है, 11 का दिया हुआ है, 12 का दिया हुआ है, तो हमारा ये बेस होगा, तो ये हमेशा नीचे रहेगा, और करंट ईयर वाला हमेशा ऊपर रहेगा। द फिक्स्ड बेस इज कंसिडर। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस हम लोग कितना मानेंगे? 100। अब इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। देखिए, ट्रेंड एनालिसिस का एक एग्जांपल दे रहे हैं। सेल्स लास्ट 4 इयर्स का दिया हुआ है, 2011, 12, 13 एंड 14 का 50, 55, 60 एंड 80। तो हम लोग क्या करेंगे? द ट्रेंड परसेंटेज ऑफ सेल्स 2011 हम लोग बेस ले लिए। तो 2011 जो बताया ना, सबसे पहला जो होता है वो बेस होता है, तो 50 तो सभी के नीचे रहेगा, एंड सबसे जो करंट ईयर का जो आपको वैल्यू दिया हुआ है
वो ऊपर होगा। 2011 100%। अब देखिए 100% कितना बढ़ा है, तो 50 का देख रहे हैं ना, 5 बढ़ा 50 में, तो कितना परसेंट हुआ, 10%, इसलिए 110 हो गया। इस तरह से हम लोग 65 डिवाइड बाई 50, 80 डिवाइड बाई 50 एंड सो ऑन आगे बढ़ता, तो इसी तरह से कर लेते। तो अभी आपने क्या देखा कि कॉम्परेटिव, ये सब कुछ आपने देख लिया। अब क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट। बिना फॉर्मेट का तो सवाल नहीं बनेगा। अभी तक आपने तो समझा कि कॉमन साइज क्या होता है, कॉम्परेटिव क्या होता है, ट्रेंड वैल्यू क्या होता है, ये अभी आपने समझा। अभी इसमें बाकी है, क्या बाकी है, बोलना शुरू करें। देखो, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, एक बात, जब भी हम अगर आपको ये बोलें ट्रेडिंग पीएल, तो आपके दिमाग में क्या आता है, ट्रेडिंग पीएल बोलने से वही ट्रेडिंग जो आप फाइनल अकाउंट में बनाए थे, ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे परचेज, लेस रिटर्न, वेजेज, क्रेडिट साइड में बाई आपका आ जाता है सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट को आगे ले गए सीडी से बीडी में, और क्रेडिट साइड में यानी पीएल के क्रेडिट साइड में मैं बोल रहा हूं, अभी तक तो ट्रेडिंग का बात हुआ, पीएल के क्रेडिट साइड में आप क्या करते हैं, तो पीएल के क्रेडिट साइड में आप एक ही काम करते हैं, और वो क्या होता है, लिख के बताते हैं तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगा। ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में आप यहां ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, परचेज लेते हैं, सेल्स लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट तो आता ही है, जितना भी इनकम है आप इधर ले लेते हैं और एक्सपेंस आप इधर कर देते हैं, आपके नेट प्रॉफिट आ जाते हैं, यही ना करते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में जब भी कंपनी का हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ये दोनों चीज को आप डिलीट कर दो, जैसे आपने डिलीट कर दिया था बैलेंस शीट को, उसी तरह से ये ट्रेडिंग और पीएल को डिलीट कर दो। ये ट्रेडिंग और पीएल के बदले में ऐसा बनता है, ये बनता है। देखिए क्या किया, क्या इसमें टेक्निक क्या किया, तो ये सेल्स को ले लिया, देख रहे हैं कैसे किया, और फिर ये जो आप इनकम लिखते थे ना, इसको इनकम को जोड़ दिया। अब लें सर, तो फिर ये क्लोजिंग स्टॉक कहां गया, अरे क्लोजिंग स्टॉक यहां गया ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। याद कीजिए मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, जो भी कॉस्ट पड़े होंगे कॉस्ट शीट, तो मटेरियल कंज्यूम आप जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज को जोड़ते हैं, कैरेज को जोड़ते हैं, और उसमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, तो ये वहां एडजस्ट हो गया ना, तो इधर क्या बचा, सिर्फ यही ना, दो चीज बचा, तो दो चीज को यहां पर ले लिया। एक्सपेंस में मटेरियल कंज्यूम ले लिया, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, रिटर्न सब एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया यहीं पर, तो सारे के सारे, कैरेज भी है तो कैरेज भी आ गया। तो देखिए कितना सॉलिड, यहां पर वो सब कुछ आ गया, और ये फॉर्मेट डिलीट हो गया, और ये नया फॉर्मेट तैयार हुआ। यानी पीएल एंड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड पीएल अगर किसी भी कंपनी का बनाएंगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन जब इंडिविजुअल और पार्टनरशिप का बनाओगे तो आया बात समझ में। तो देखेंगे इंप्लाइज बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लाइज बेनिफिट एक्सपेंस। अब आइए, आप बोलेंगे सर ट्रेडिंग में तो वेजेज रह गया, पीएल में सैलरी रह गया, तो वो सब इंप्लाइज बेनिफिट इंप्लाई को दिया जाता है, तो वो दोनों को वेजेज एंड सैलरी को जोड़ के यहां लिख दिया जाता है। फिनांस कॉस्ट, आप बोलेंगे सर ये फिनांस कॉस्ट, अरे इंटरेस्ट लोन लेते हैं डिवेंचर के ऊपर जो होता है वो सब यहां पर इसमें ले लिया, सारे डिप्रिसिएशन को एक साथ जोड़ के यहां लिख दिया, और बाकी जो बच गया अदर एक्सपेंस, तो सब एडजस्ट हो गया इसी पांचों में। तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो यह गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि कंपनी जरूर से टैक्स पहले प्रोवाइड कर देती है, तो यहां पर लेस करेंगे टैक्स, तो जो बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उम्मीद है पूरा का पूरा ये चैप्टर में जितना भी हम लोग काम अभी तक किए, जिसके अंदर मैंने अभी आपको समझा दिया कॉम्परेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड वैल्यू
एंड अभी फॉर्मेट हम लोग बनाए हैं। उम्मीद है यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर देखेंगे जी, एक बात आपको बता देते हैं, माथुर सर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड को जरूर रेफर कीजिए। कारण क्या है, यहां पर पूरे अकाउंट्स आपको बहुत ही सिंपल सरल तरीके से समझाया जाता है और टू द पॉइंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हम लोग। ये नहीं कि आप मेरा यूट्यूब को देखिए, मेरे एक वीडियो को देखिए आप, जहां पर टू द पॉइंट बात किया गया है, आपको इधर से उधर से घुमाया नहीं गया है, टू द पॉइंट। अगर हम आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अगर थ्योरी करवा रहे हैं तो थ्योरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पूरा ही समझ में आता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा बात इधर से उधर भटकाएंगे तो आप क्या है, मुद्दे से भटक जाएंगे, आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। बट हम लोग डायरेक्ट सवाल करते हैं और उससे रिलेटेड आप देखेंगे जितने भी ऑन गोइंग क्लास है वो डाला जाता है। तो नो डाउट ऑन गोइंग क्लासेस का अगर आप सोचते हैं, आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो ऑन गोइंग क्लास ही पढ़ते हैं। आप अगर मेरे चैनल में एक बार शिफ्ट हो जाएंगे, एक बार मेरा सब्सक्राइबर बन जाएंगे, तो देखेंगे फिर आपको जितने भी क्लास 11 से लेकर आईपीसीसी तक जो जरूरत पड़ेगा ऑन गोइंग क्लास ही मिलेगा। एक बार आप देखेंगे, एक्सपीरियंस लीजिए, एक वीडियो को खोलिए, आपको लगेगा कि हम क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है।